नमस्कार। आप देख रहे हैं शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल। मेरे साथ हैं आदरणीय संजय सर। स्वागत और अभिनंदन। कल राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कई लोगों ने उसे एटम बम बताया, कई लोगों ने चुनाव आयोग की पोल खोलना बताया, कई लोगों ने उसे सच बताया, कई लोगों ने उसे गुमराह करने वाली बात कही। चुनाव आयोग ने फैक्ट चेक करके ये कह दिया कि हरियाणा के चुनाव आयुक्त ने एक नोटिस जारी करते हुए कहा कि हमने सारी वोटर लिस्ट पहले भी और बाद में प्रोवाइड कराई, और आप ये अगर तथ्य कहना चाहते हो तो आप हमें लिखित में एफिडेविट के साथ प्रोवाइड करो। पहले तो हम ये सुनते आए कि अगर मीडिया में नेता ने बयान दे दिया तो उसी बयान पर सुप्रीम कोर्ट में केस तक दर्ज हो जाता है। आज भी दर्ज हो जाता है। राहुल गांधी की सदस्यता चली गई इसी बयान के चक्कर में, और उसी बयान पर इलेक्शन कमीशन खामोश क्यों है? राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज कराए, उन्हें तत्काल जेल भेजे, कहे भाई आप सुपारी ले रखे हो चुनाव आयोग को बदनाम करने की। कौन हो तुम? नेता प्रतिपक्ष हो तो इसका मतलब है कि आप हमारी रोज इंसल्ट करोगे उस चुनाव आयुक्त की जो संवैधानिक संस्था है। यहां पर मैं दर्शकों को यह बात बताऊंगा कि ईडी और सीबीआई से हम चुनाव आयोग की तुलना नहीं कर सकते। चुनाव आयोग बिल्कुल संवैधानिक संस्था है जो किसी भी दायरे में नहीं आती है, लेकिन ईडी सीबीआई आती है, वो सरकार के अंग है। सरकार के अंग और संवैधानिक संस्था में डिफरेंस है। अब इतना हुआ तो यही बात नहीं रुकी। खबर चल पड़ी थोड़ी देर में कि राहुल गांधी को चुनाव कमीशन ने, इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी कर दिया है। और वो नोटिस देख के ये लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि कुछ फांसी की सजा भी लिखी हो उसमें। इस तरीके से वो तैयार किया गया, क्योंकि आज ही राहुल गांधी ने सभी विपक्षी दलों के नेताओं को एक बुला के भोज और रख दिया। अब भोज दावत तो हमारे बिहार उत्तर प्रदेश में कहा जाता है जब खुशी होती है तब होता है, या फिर बहुत दुख होता है तब होता है। दो ही जगह होता, तीसरी जगह नहीं होता। तो कल भोज भी हो गया, लेकिन इस भोज का क्या करेंगे जो अभी आपके समक्ष स्क्रीन पर हम ला रहे हैं। ये भोज जो आज तक ने लिखा, जिसे अमित मालवीय जो आईटी सेल के हेड हैं उन्होंने लिखा, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि एक ही व्यक्ति का नाम कई राज्यों की वोटर लिस्ट में है। उन्होंने बार बार आदित्य श्रीवास्तव का नाम लिया, नाम के शख्स का ईपिक नंबर भी दिखाया। आज तक ने इस दावे की पड़ताल की जिसमें राहुल गांधी का दावा गलत पाया गया, यानी झूठा पाया गया। अब नीचे वो कंटेंट ही गायब है। वो लिख रहे हैं क्षमा करें, ये कंटेंट उपलब्ध नहीं है आज तक .in। ये तो वही कहावत हो गई। राजस्थान में एक बूढ़ी अम्मा बैठी थी, ऊंट बैठ गया। अम्मा ने कहा बेटा मैं थकी हुई हूं, बूढ़ी हूं, मुझे ऊंट पे बिठा ले। तो ऊंट वाले ने कहा अम्मा ऊंट पर बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तुझे जहां जगह मिले वहीं बैठ जा। अम्मा थकी आ रही थी। ऊंट जब बैठता है तो पीछे के गोड़ बाहर निकल जाते हैं। अम्मा ने कहा कहां ऊपर चढ़ेंगे, इन्हीं जो पैर थे इन्हीं पर बैठ जाओ। अब ऊंट जब खड़ा हुआ तो अम्मा दूर पड़ी थी। ये आज तक की खबर का हाल है कि ऊंट खड़ा हो गया है, खबर गायब है। ऊंट वाले ने पूछा अम्मा बैठी है कि बेटा बैठी क्या हूं, मैं तो 100 गज दूर पड़ी हूं। तुमने कहा बैठी थी कि मैं जहां बैठी थी वो सीट ही नहीं है। तो उन्होंने जो खबर शेयर की वो खबर ही नहीं है, वो क्या करें। ऐसे ही राहुल गांधी सुबह से कालिक पोत रहे हैं, कल पूरे दिन पोतते हो गए। एक और कालिक पुतवा ली इन्होंने। अब डिलीट भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि 1000 लोग लाइक कर चुके हैं, 569 लोग शेयर कर चुके हैं और 522 उस पर रीकमेंट कर चुके हैं। हम आगे बढ़े उससे पहले संजय सर के पास पहुंचेंगे कि संजय सर, पहला सवाल वोट चोरी।
कैसे देखते हैं? आपने तो एक पूरा ग्रंथ लिखा है इस पर, ईवीएम वाशिंग मशीन में उड़ गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो वोट चोरी तो पुराना मामला है और मैं तो बिल्कुल क्लियर था शुरू से, और इस पे इतने सवाल और इतने जवाब हैं कि मुझे लगा कि वो किताब में ही होगा, और मुझे किताब लिखनी पड़ी। और मैंने किताब जब लिख दी तो मुझे लगा कि अभी भी बहुत कुछ बाकी है। उसके बाद राहुल गांधी ने जो लेख लिखा था पिछले दिनों एक अखबार में, उसके बाद जो सब हुआ, तो मुझे लगता है कि अब वो भी किताब में ऐड किया जाना चाहिए। लेकिन जैसा होता है हिंदी में, पाठक किताब खरीद के पढ़े ऐसा बहुत कम होता है, तो किताब ऐसी बिक बिक नहीं रही है कि मैं उसको लेकर बहुत उत्साहित हूँ। तो वो अलग मामला है, अलग कहानी है। लेकिन आज राहुल गांधी ने ये साबित कर दिया अपनी इंक्वायरी से कि अगर देश में पत्रकारिता नहीं है तो वो पत्रकार भी हैं, अगर देश में राजनीति घटिया है तो वो राजनीतिज्ञ भी हैं, और अगर देश में ये कहा जा रहा है कि सब राजनीतिक कुर्सी के लिए भाग रहे हैं तो वो कुर्सी के लिए भी नहीं भाग रहे हैं। और अगर कोई देशभक्त नहीं है, और जैसा कि अभी सुप्रीम कोर्ट के एक महामहिम ने कहा था कि अगर सच्चे देशभक्त कोई है तो वो राहुल गांधी ही हैं, और वही इतना सब कर सकते हैं। वरना जैसे नरेंद्र मोदी बहुत योग्य और काबिल के रूप में आए थे और राहुल गांधी को पप्पू साबित करने की कोशिश की गई थी, उसमें किसी तीसरे को उभरना चाहिए था, या राहुल नरेंद्र मोदी का एक छत्र राज हो जाना चाहिए था, जो वो चाहते थे और जो अब दिख रहा है कि जो उनका और संघ परिवार का प्रयास या इच्छा थी। तो उसमें राहुल गांधी को अगर इन लोगों ने पप्पू साबित करने की कोशिश की और राहुल गांधी या कांग्रेस की तरफ से उसका प्रतिवाद नहीं किया गया, तो राहुल गांधी ने बिना प्रतिवाद किए सबको झेलते समझते हुए आज जो किया है उससे उन्होंने दिखा दिया है कि वो भारत के सामान्य राजनेताओं में नहीं है। और नरेंद्र मोदी और उनका गिरोह चाहे राहुल गांधी परिवार को जितना अपमानित दोषी ठहराता हो, वो परिवार ही अलग था, और राहुल गांधी दिखा रहे कि उस परिवार की बात अलग है। और कम से कम जो उन्होंने कर दिया वो कोई भी कर सकता था, मतलब किसी ने नहीं किया। जो किताब मैंने लिखी वो किताब भी बहुत कुछ लिख सकता था, और उस मटेरियल को अखबार में, खबर में, आर्टिकल के रूप में भी बहुत लोग छाप सकते थे, बहुत कुछ छपा भी है। तो लेकिन उस सब को एक साथ मिलाकर और इतना बढ़िया से प्लान्ड वे में, मतलब मैं आज देख रहा था और उसमें जो स्क्रीनशॉट्स आ रहे थे, जो स्क्रीन पर दिखाया जा रहा था उसको जैसे राहुल गांधी प्रेजेंट कर रहे थे, उससे कहीं नहीं लगा कि उसको बनाया किसी और ने है और प्रेजेंट सिर्फ राहुल गांधी कर रहे हैं। एकदम क्लियर था कि राहुल गांधी का इन्वॉल्वमेंट उसमें दिखाई दे रहा था कि वो सब जानते हैं और तभी वो उसको इतना कायदे से प्रेजेंट कर पा रहे थे। और जो बना है वो तो लाजवाब है। मतलब एक एक फोटो का सिलेक्शन, जो अभी स्क्रीन पे फोटो है उसमें नरेंद्र मोदी और अमित शाह की फोटो देखिए, और बाकी तीनों चुनाव आयुक्तों की फोटो देखिए, एकदम जो जैसा होना चाहिए वैसा ही है। और इस फोटो का सिलेक्शन भी क्लासिक है, एकदम शानदार। मैंने यहाँ कोई दूसरी फोटो होती तो ये मजा नहीं आता, ये क्लास नहीं होता जो इसमें है। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने आज ये साबित कर दिया कि अगर हिंदुस्तान में पत्रकारिता नहीं होगी, राजनीति नहीं होगी, और जो सत्ता में है वो अपना काम, अपना दायित्व, अपनी जिम्मेदारी, अपना स्तर भूल जाएगा, तो वो सब राहुल गांधी याद दिलाते रहेंगे, बताते रहेंगे कि जो हो रहा है वो क्या है और जो नहीं है सो क्या है। ये बहुत बड़ी बात है कि डिजिटल डाटा उपलब्ध नहीं होने के बावजूद उन्होंने इतना बढ़िया रिसर्च करके प्रेजेंट कर दिया। पहला सवाल सर है कि संविधान की बुनियाद है वोट। वोट तबाह हो गया, चुनाव आयुक्त हैं जो लगातार 3 है, ऊपर एक संविधान की किताब है। बिल्कुल, इससे शुरू हुआ। फिर उन्होंने कहा लाखों भारतीयों को शक था कैसे जादू से भाजपा पर एंटी इनकमेंसी बेअसर है, भारी और अप्रत्याशित अंतर से भाजपा की जीत, ओपिनियन, एग्जिट पोल हकीकत से कोसों दूर, मीडिया निर्मित माहौल, सत्ता परस्त चुनावी शेड्यूल। लोग चिल्लाते रह गए एग्जिट पोल में कि बीजेपी जीत से कोसों दूर है, और परिणाम बीजेपी के पक्ष में आए। ये सर 4 पॉइंट है, इन 4 पॉइंट पर 5 हैं, कैसे देख रहे हैं सर? एक छोटा सा कमेंट। बिल्कुल, ये बहुत क्लियर था कि ये सारी बातें स्पष्ट थी, और कैसे ये लोग सोच रहे थे कि इसको पकड़ा नहीं जाएगा, यही अति है। लेकिन जैसे अगर सब लोग साथ हो और चौकीदार ही चोर हो जाए तो क्या होना था वही हुआ है।
जब चौकीदार ही चोर हो गया था और उसने पता चला कि जो चोर गिरोह है उसी को चौकीदारी सौंप दी गई थी, तो उसने बाकी जगह भी, बाकी मोहल्ले के दूसरे बंगलों में भी अपने ही लोगों को चौकीदार बनवा दिया और हर बंगले में चोरी हो रही थी और हर बंगलों में चोर की ही चल रही थी। तो वो हालत थी, इसलिए कुछ हो नहीं रहा था और कुछ हो नहीं रहा था। मैं जब राहुल गांधी ने कहा कि वो चुनाव आयोग के खिलाफ ऐसा खुलासा करेंगे जो बम है वगैरह वगैरह, तो मुझे याद आया कि राहुल गांधी ने एक बार और कहा था कि वो खुलासा करेंगे, और वो खुलासा था सहारा पेपर्स का, जिसमें सहारा पेपर्स में नरेंद्र मोदी का नाम नहीं था, सीएम गुजरात लिखा था शायद, या ऐसे कुछ लिखा था, जिसको समझा गया कि वो सीएम लिखा था शायद, या जो कुछ भी था, जिसको माना जा रहा था कि वो गुजरात के बारे में है। और सहारा पेपर्स में ये दावा किया गया था कि नरेंद्र मोदी को भी पैसे जाते थे। तो जाहिर है वो एक छापे में बरामद हुआ था, और ये वैसा ही मामला था जैसा जैन हवाला कांड हुआ था 1990 के दशक में, जो सुरेंद्र जैन 115 लोगों को पैसे देते थे और बाद में विनीत नारायण ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया तो 115 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई, उसमें लाल कृष्ण आडवाणी को इस्तीफा देना पड़ा था वगैरह वगैरह। उसमें अपने धनखड़ जी का भी नाम था। फाइनली वो कुछ नहीं हुआ। जब एक आदमी के खिलाफ नहीं होता है तो 115 लोगों के खिलाफ क्या होना था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे चार्जशीट दाखिल हुई थी और ये कहा गया था कि जो डायरी रिकॉर्ड के रूप में मेंटेन की जाती है उस डायरी को मानना पड़ेगा, वो डायरी साधारण नहीं है। वो एग्जैक्टली वैसा ही कि सहारा डायरी वाला मामला था, और वो तो छापे में बरामद हुआ था। और छापे में बरामद हुआ था तो जब भी जो भी अधिकारी छापा मार रहा होगा, जब भी मारा होगा, उसने तो कहा होगा ना कि एक ऐसा, अपने अधिकारियों से पूछा होगा कि एक ऐसा दस्तावेज मिला है, इसका क्या करना है। और अगर उस दस्तावेज में महत्व नहीं होता तो छापा मारने वाले कोई साधारण लोग तो होते नहीं, उसको क्यों रिकॉर्ड में लेते। लेकिन उसको रिकॉर्ड में लिया गया था इसलिए कि वो रिकॉर्ड में लेने लायक था। और जब राहुल गांधी ने उसका खुलासा किया तो जैसे बीजेपी है उन लोगों ने उसको हवाई उड़ा दिया और कह दिया कि राहुल गांधी का बम फिस हो गया वगैरह वगैरह। तो मुझे पूरा डर था कि इस बार वाला बम राहुल गांधी का कैसा होगा, लेकिन राहुल गांधी भी उसको जानते थे और उन्होंने इस बार का बम जो है पानी के डब्बे में बाल्टी में रख के डाला है कि अब वो फ्यूज होने का सवाल ही नहीं है, वो एकदम कागज पे बम है और कागज पे काम कर रहा है। तो बहुत अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि बीजेपी सरकार, सत्तारूढ़ पार्टी, संघ परिवार ने अगर कुछ सीखा हो, ना सीखा हो, या इतने दिन की मनमानी से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया हो इसलिए कमजोर हो गए, जो भी बात हो, राहुल गांधी ने सीख लिया है कि इनको चैलेंज करना है तो कैसे करना पड़ेगा, और वो उन्होंने बढ़िया से करके दिखाया है। इसमें कोई काट नहीं है, हालांकि लोग लगे हुए हैं, उस पर आप पूछेंगे तो उस पर भी बता दूंगा कि वो भी क्या क्या चल रहा है। चलिए सर, उन्होंने अगला जो बात कही कि महाराष्ट्र नतीजों ने भारी वोट चोरी की, हमारे शक को यकीन में बदल दिया। 5 सालों के मुकाबले सिर्फ 5 महीनों में ज्यादा वोटर्स जोड़े गए। मतदाताओं की संख्या राज्य की वयस्क आबादी से भी ज्यादा है। शाम 5 बजे के बाद वोटिंग में अचानक जबरदस्त उछाल आया। 40 लाख मास्टर वोटर शो अप ऑन महाराष्ट्र इलेक्शन रोल्स। बिल्कुल, इतना वो कहते गए, आगे बढ़ते गए। उन्होंने लिखा, फिर हमने हर मंच पर चुनाव आयोग से सवाल किया। कांग्रेस ने वोटर लिस्ट की मांग को लेकर चुनाव आयोग को 4 चिट्ठियां लिखी। उन्होंने उसकी कापियां लगाई। उन्होंने कहा चुनाव आयोग ने टालम टोल किया, सबूत नष्ट किए। चुनाव आयोग डिजिटल वोटर रोल देने से इनकार कर रहा। चुनाव आयोग ने सीसीटीवी फुटेज तक पहुंच सीमित करने के लिए कानून बदलवाए। चुनाव आयोग क्या छुपा रहा है? जनता को पूरी पारदर्शिता का अधिकार है, कोई रिकॉर्ड मिटाया नहीं जाना चाहिए। यही तो आपकी किताब कह रही है, यही तो आप कह रहे हो, आप पहले से कह रहे हो। क्योंकि ये राजनेता भी बड़े घिसे पिटे मजे खिलाड़ी है, ये जब अपने ऊपर ही आ जाती है तभी बोलते, बीच में नहीं बोलते। हालांकि राहुल गांधी समय समय पर सवाल उठाते रहे। नहीं, सब लोग बोलते रहे हैं, सब लोग बोलते रहे हैं, अखबारों में खबरें छपी है। मेरी किताब में जो कुछ तथ्य है वो सब अखबारों खबरों से ही है। मुझे कहां से मिलना था, तो सब खबरें ही छपी है। लेकिन पहले क्या होता था कि एक खबर छपती थी तो कार्रवाई होती थी, एक खबर का असर होता था, एक खबर को दूसरे अखबारों में लोग छापने लगते थे। अब वो सब नहीं होता है। तो एक खबर अखबार में छपी है, उसको इग्नोर कर दिया गया और फैक्ट चेक से कह दिया गया कि वो गलत है। जब आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को फैक्ट चेक करके गलत कह रहा था और संबित पात्रा उसको रीट्वीट कर रहे थे या फिर से पेश कर रहे थे, तो आप समझ सकते हैं कि अब छोटे मोटे मामले में क्या होता होगा। और अखबारों को तो धमका भी दिया जाता था ऊपर से। तो अब उनका उदाहरण सर बहुत सटीक है।
उनका उदाहरण देखिए आप। तब हमने खुद से जांच शुरू की। आंतरिक सर्वे ने कर्नाटक में 16 लोकसभा सीटें दिखाई थी, लेकिन हमें सिर्फ 9 मिली। हमने 7 अप्रत्याशित हारों में से एक की जांच की, बेंगलोर सेंट्रल। हमने उसकी एक विधानसभा पर फोकस किया, महादेवपुरा। 2024 बेंगलोर सेंट्रल लोकसभा में कुल वोट पड़े 6 लाख। कुल जो वोट पड़े, कांग्रेस को मिले 6,26,208, भाजपा को मिले 6,58,915। हार जीत का अंतर था 32,707। महादेवपुरा विधानसभा का एक विधानसभा है, कांग्रेस को मिले 1,15,000 और भाजपा को मिले 2,29,632, यानी 1,14,046 वोट वहां ज्यादा मिले भाजपा को। और लोकसभा में हार 32,000 वोट से है या जीत 32,000 वोट से है, तो पूरे लोकसभा में 32,000 वोट से हार या जीत है, और उसके एक विधानसभा में 1,14,000 वोट से फर्क है। और इसमें जाहिर है ये वोटर बहुत सारे जो है सो लोकसभा चुनाव के बाद बने होंगे, तो चोरी करने वाला तो कुछ ना कुछ निशान छोड़ ही जाता है। तो वो सारे निशान थे, और चूंकि कर्नाटक का मामला था, कर्नाटक में सरकार कांग्रेस की है, तो ये सारी बातें निकल कर आ गई और उसकी जांच की जा चुकी, तो इसलिए ये सब पकड़ा गया, नहीं तो दूसरी जगह नहीं पकड़ा जाता। तो अब ये राहुल गांधी ने कौन सी वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी लेनी है या किस पे रिसर्च करना है, और देख लीजिए कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का डाटा इतना है जो चुनाव आयोग ने दे दिया था, तो इस पे कैसे काम होगा। और इसमें अभी गुरदीप सिंह सप्पल ने लिखा है कि इसको डिजिटाइज करना मुश्किल है। नॉर्मली मैं भी यही समझ रहा था कि राहुल गांधी क्यों डाटा मांग रहे हैं मशीन रीडेबल, कि अगर प्रिंट आउट से, मैं जानता हूं कि प्रिंट आउट को स्कैन करके डिजिटल बनाया जा सकता है वगैरह वगैरह, तो मैं ये सोच रहा था कि क्यों नहीं बना ले रहे हैं। और मैं ये समझ रहा था आज दिन भर कि इसको डिजिटाइज किया गया होगा तभी जांच की गई होगी, लेकिन अभी गुरदीप सिंह सप्पल ने लिखा है कि इसको ऐसे सेव किया जाता है कि इसको डिजिटाइज नहीं किया जा सकता है। माने मुझे ये यकीन नहीं है कि डिजिटाइज प्रिंट आउट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मेरे पास जो तमाम प्रिंट आउट आते हैं उसको मैं डिजिटाइज कर लेता हूं, मैं करता रहा हूं। तो अगर इसको वैसा बनाया गया है कि डिजिटाइज नहीं किया जा सकता है प्रिंट आउट, और दिया है इसीलिए कि डिजिटाइज नहीं किया जा सकता, और 6 महीने लगे, तो बड़ी बात है। और चुनाव आयोग वही जैसा सवाल है कि ये सब किस लिए कर रहा है। और डाटा तो मैंने वोटर लिस्ट तो एकदम आराम से उपलब्ध होना ही चाहिए सबको, लेकिन वो उपलब्ध नहीं है। और जैसे अभी बिहार के केस में तेजस्वी ने कहा कि एपिक नंबर आपने बदल दिया, तो आप कर क्या रहे हैं? डिजिटल इंडिया की बात, और उसमें डिजिटल का फायदा सिर्फ अपने लिए, जनता को नहीं, सिस्टम को नहीं, व्यवस्था को नहीं, सिर्फ सरकार उसका फायदा उठाएगी। डिजिटल इंडिया उन्होंने कहा सर शोर सच करते छुपाया रहे, गया है, तो सारा फायदा सरकार उठा रही है। सच छुपाया गया है। बुरी वोटर तरह। लिस्ट में लाखों एंट्रियों की जांच एक एक करके करनी पड़ती है। ओसीआर, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन मुमकिन नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग जानबूझकर ऐसे कागज देता है जो कंप्यूटर से पढ़े नहीं जा सकते। मैं अभी बता रहा था। तो उन्होंने कहा हमने इन कागजों का पहाड़ बनाए, पहाड़ खंगाले, जो कागज खंगाले उनकी ऊंचाई 7 फुट से ज्यादा है। बिल्कुल। तब हम ये बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा 1,250 वोट चोरी हुए। वोट चोरी के तरीके, डुप्लीकेट मतदाता 11,965, फर्जी और अमान्य पते 40,009, एक पते पर थोक में मतदाता 10,452 वोट, अमान्य तस्वीरें 4132, फार्म 6 का दुरुपयोग 33,692, यानी कुल मिला के बात की गई तो डुप्लीकेट वोटर्स जो 11,965 हैं, एक मतदाता वोटर लिस्ट में बार बार मिलता है, बाकायदा उसका नाम है गुरकीरत सिंह डांग। डुप्लीकेट वोटर्स, एक वोटर अलग अलग राज्यों में। उदाहरण नंबर 2, एक ही ईपिक आईडी कई राज्यों में, बूथ संख्या 456, बूथ संख्या 459, बूथ संख्या 513, बूथ संख्या 321। फर्जी पते ऐसे 40,009 वोटर, या तो पता ही नहीं है या जीरो है, पता है ही नहीं, पते में जीरो या हैशटैग जैसे चिन्ह, ऐसे पते जो जांचे नहीं जा सके। उदाहरण में मकान नंबर 0, कहीं कुछ, एक ही पते पर थोक मतदाता। मकान नंबर 0 की बात कर लेते हैं। मकान नंबर 0 पे जी,
हाँ, और अब मैंने आपको शायद आप ही से बात की थी पिछली बार, बताया था कि तेजस्वी का जब इन लोगों ने कह दिया कि 2 वोटर्स कार्ड हैं, तो मुझे अभी तक कोई ऐसा सबूत नहीं मिला है जिससे माना जाए कि तेजस्वी को पता था कि उनके पास 2 वोटर आई कार्ड हैं। तेजस्वी एक का यूज कर रहे थे, और जब उन्होंने कहा कि इसमें मेरा नंबर नहीं है, तो चुनाव आयोग ने कहा कि आपका 2 नंबर है। तो बहुत संभावना है कि तेजस्वी को पता नहीं होगा, उनका नाम 2 जगह था। या जैसे आज राहुल गांधी ने बताया कि चुनाव आयोग डिजिटल तो नहीं ही दे रहा है, अब लग रहा है कि चुनाव आयोग खुद भी डिजिटली जांच नहीं करता है। अगर वो खुद डिजिटली जांच कर लेता तो एक बटन दबा करके चेक किया जा सकता था कि नाम रिपीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो वो भी नहीं करता है, तभी ये सब गए हैं। जहां तक जीरो का मामला है, मैंने उस दिन देखा इसका, जब तेजस्वी का मैं वो देख रहा था कि कैसे 2 वोटर लिस्ट हो सकता है, या तेजस्वी ने उस पे वोट दिया है, किस पे वोट दिया है। तो उसमें जो तेजस्वी का नाम जिस पेज में है, जिस मतदान बूथ के जिस लिस्ट में है, उसकी शुरुआत होती है 1 नंबर से, और उस 1 नंबर के वोटर का मकान नंबर लिखा है 0, और 0 से लेकर 264 तक उस लिस्ट में है। उसके बाद जाकर के आगे शुरू हो जाता है अपार्टमेंट का नाम, बिल्डिंग का नाम, मोहल्ले का नाम, इस तरह से उसमें शुरू किया है। लेकिन 1 से 264 नंबर मकान से, 0 से लेकर 264 तक के मकान है। तो 0 का मकान अगर बेंगलोर में था, और लोग कह रहे हैं कि चुनाव आयोग कैसे इतना बड़ा काम करेगा, इतना वोटर लिस्ट, उसमें गलतियां तो रह सकती हैं। तो बिहार में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन के बावजूद 0 है, और वो किस में 0 है, तो जहां तेजस्वी का नाम है उसमें भी 0 है। तो कितनी गंभीरता से ये लोग काम करते हैं, या वो 0 कितना महत्वपूर्ण है, ये इससे समझा जा सकता है कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन के बावजूद बिहार में, पटना में तेजस्वी के बूथ पर 0 नंबर के मकान है। 0 नंबर का मकान होने का कोई स्कोप ही नहीं है, संभावना ही नहीं है। किसी मकान का नंबर 0 कैसे हो सकता है, होएगा ही नहीं। 001 हो सकता है, 401 हो सकता है, लेकिन एक नंबर 0 एक नंबर हो सकता है, 0 किसी नंबर का मकान का कैसे होगा। तो खैर, लेकिन वो 0 नंबर बिहार में भी है, और राहुल गांधी ने बताया कि बेंगलोर में भी है। तो आप समझ सकते हैं कि चुनाव आयोग क्या करता रहा है, और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन में क्या हुआ है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उससे पूछा गया कि बिहार के बारे में आप क्या बोलेंगे, वगैरह वगैरह, तो राहुल गांधी ने कहा उसकी बात हम पटना में करेंगे, और उनको विषयांतर करने की या उनसे कुछ और बुलवाने की पूरी कोशिश प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई, जो राहुल गांधी इनके झांसे में नहीं आया। राहुल गांधी ने बहुत मुद्दे की बात की और मुद्दे पे रहे। उसमें एक सवाल ये भी था कि आप शपथ पत्र पे ये देंगे कि नहीं, जैसे आपने शुरू में कहा कि शपथ पत्र पे, तो शपथ पत्र पे देने की बात तो तब आएगी जब चुनाव आयोग के पास जो शपथ पत्र पहले से पड़े हैं उसकी वो पुष्टि करके बता दे कि सही है कि गलत है, या उसने उसकी जांच कर ली है। चुनाव अखिलेश आयोग बता यादव दे उस कि पर 11,000 शपथ पत्र दे चुके हैं। एक विधानसभा नहीं, का उपचुनाव हुआ, जहां आपको पता होगा 60% मुस्लिम वोट है, वहां हाँ, बीजेपी 1,20,000 वोटों से अभी उपचुनाव जीती है। हाँ, अखिलेश यादव के उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई, तो वहां बिल्कुल, जो वोट कटे थे उसका अखिलेश यादव ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया है 11,500। वही नहीं बिल्कुल। जांचेगा, आज तक उन्हीं पे जवाब नहीं मिला। वही मैं कह रहा हूं कि 1,20,000 शपथ पत्र की बात तो छोड़िए, एक नरेंद्र मोदी के शपथ पत्र की जांच करके चुनाव आयोग कह देना कि हाँ डिग्री का मामला सही है या गलत है। सही ही कह दे, गलत नहीं कहना है तो जांच न करवाए, सही कह दे। इतनी जिम्मेदारी तो ले कि नरेंद्र मोदी का शपथ है तो सही है, कह दे। नहीं नहीं, इसी चुनाव डिजिटल आंकड़े पर एफआईआर करा दे राहुल गांधी पर, और तेजस्वी पर डबल इपिक नंबर पे एफआईआर करा दे, दोनों नेताओं को जेल भेज दे। तेजस्वी पे कहा हुआ, 2-3 दिन हो गए ना कि तेजस्वी पे मुकदमा होगा, जांच होगी, सिर्फ खबर छपवाने के लिए थे और तेजस्वी को चुप करने के लिए था। वो राहुल गांधी चुप नहीं होते, तेजस्वी चुप होंगे कि नहीं वो बाद में पता चलेगा, लेकिन सर पूरा आज मामला यही है। आज आज हमारे दर्शकों ने हमें 2 नारे दे दिए हैं, अब की बार अंतिम सरकार, और एक ने अभी नारा दिया जस्ट जस्ट, अब की बार अलग सरकार। अभी आया जस्ट 1 मिनट पहले कमेंट में। अब की बार अंतिम संस्कार, उसके बाद बैन लग जाएगा आरएसएस पे, और उसके बाद आरएसएस हिंदुस्तान में नहीं काम कर पाएगा। यही होने वाला है। ये आज हो अब चाहे सर 2-3-5 चुनाव जीतने के बाद हो, होना वही है। अब सर उसके बाद एक ही पते पर थोक मतदाता हाँ, 10,452, बिल्कुल मकान नंबर बिल्कुल। 38 पर 80 वोटर, सिर्फ एक कमरे के मकान में 80 लोग रह रहे थे, हाँ, उनके पूरे वोटर आईडी लगे हैं। मकान नंबर 78,791 पर 46 वोटर, बूथ संख्या 366 पर। अब आप बताइए, ये तो कोई
दिव्यांग होगा, जिसके नेत्र नहीं होंगे, उसे भी समझाओ तो वो भी समझ के कह देगा ऐसे कैसे 80 वोट एक जगह रह लेंगे। और एक ये ही पते पर थोक मतदाता 153 बियर क्लब, एक ब्रूअरी में 68 वोटर। क्या वाकई 68 लोग किसी ब्रूअरी में रह सकते हैं? व्यवसायिक प्रतिष्ठान है। अमान्य तस्वीरें 4132 मतदाता जिनके फोटो ही नहीं है, अस्पष्ट है या फिर छोटी सी तस्वीरें हैं। फार्म नंबर 6 का दुरुपयोग, वो भी दिलचस्प है। फोटो वाला मामला बताता हूं, वो भी दिलचस्प है। देखिए, पहले चुनाव होते थे वोटर लिस्ट पे, और जैसा मैंने पहले भी आपसे कहा था कि वोटर लिस्ट बनाना चुनाव आयोग का काम है। उसमें सामान्य तौर पे जो किसी चुनाव क्षेत्र में रहता है वो वोटर होता है। अगर उसमें कुछ गलत है तो वो गृह मंत्रालय जांच करेगा और बताएगा कि ये आदमी इसलिए वोटर नहीं हो सकता क्योंकि वो नागरिक नहीं है या विदेशी पासपोर्ट वाला है, वगैरह वगैरह। तो चुनाव आयोग ने इस बार बिहार में कम से कम अलग काम करना शुरू किया कि वो तमाम लोगों को इसलिए छोड़ दे रहा है कि उनकी नागरिकता पे शक है, तो ठीक है। लेकिन पहले क्या होता था कि चुनाव आयोग जब वोटर लिस्ट बनाता था तो उसमें फोटो वोटो होते ही नहीं थे। पुरानी वोटर लिस्ट की बात कर रहा हूं मैं, फोटो भी नहीं होता था। तब जब कैमरा से स्टूडियो में फोटो खिंचवाया जाता था तो फोटो देना भी मुश्किल था, तो किसी का फोटो नहीं होता था। बाद में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आसान हुई तो फोटो लगने लगा, लेकिन सबका नहीं लगता था और जरूरी तो बिल्कुल नहीं था। अब जब चुनाव, और तब वो वोटर लिस्ट में नाम सिर्फ होता था, कोई आई कार्ड नहीं बनता था। उसमें सरकार वोटर लिस्ट बनाने पे जो खर्च करती थी वो करती थी, आई कार्ड बनाने का खर्च नहीं होता था। आई कार्ड बनाने का 10 रुपया भी खर्च हो तो करोड़ों वोटर के लिए कितना खर्च होता होगा। तो आई कार्ड अगर बनाया जा रहा है तो उसका वो फालतू नहीं होना चाहिए, फर्जी नहीं होना चाहिए। लेकिन चूंकि इनको वोट ही ज्यादा डलवाना है तो तमाम लोगों का वोट नहीं बनता है और तमाम लोगों का 5 बार 2 बार 5 बार 10 बार जनता है। उसमें वोटर बिना फोटो के बनाया जाएगा अगर वोटर आई कार्ड, तो जाहिर है वो फर्जी होगा, और फोटो होगा तो फर्जी होने की संभावना कम है। तो पहले तो बन जाता था वोटर, पहले तो जब सिर्फ नाम होते थे तो आप गलत नाम लिखवा दीजिए, कोई भी नाम लिखवा दीजिए, फोटो नहीं। लेकिन जब फोटो लगाने की बात हुई तो इस सब की गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। तो चुनाव आयोग ये कहता रहा कि हम ईवीएम छोड़ दें और पुराने बैलेट पे जाए तो लूट लिया जाएगा। तो पहले बूथ लूटे जाते थे, अब ईवीएम से चुनाव, बीजेपी या जो भी पार्टी जो भी पावर में हो, और ईवीएम से लूट जो है, मेरी किताब में लिखा हुआ है कि ईवीएम से लूट जो है सरकारी कर्मचारियों के समर्थन से हो सकती है। और वो बीजेपी ने ही कहा था कि उसमें कैसे कैसे उसमें गड़बड़ है, और बीजेपी ने ही कहा था कि ईवीएम से चुनाव गड़बड़ है, ईवीएम से चुनाव नहीं कराया जाना चाहिए। जब सत्ता में आई तो वो पलट गई। अब सत्ता में आई तो ईवीएम का जो फायदा है वो तो ले ही रही है, और वोटर लिस्ट पुराना वाला रखना चाहती है, उसमें फोटो नहीं लगा रहे हैं, और वो ठीक है, कायदे से उसको डिलीट हो जाना चाहिए। जब फोटो नहीं है तो वैलिड नहीं है, लेकिन नहीं है। और जैसा मैंने कहा कि कंप्यूटर से ये चेक किया जा सकता है कि कौन से नाम रिपीट है, कौन से एड्रेस रिपीट हो रहे हैं, कौन सी फोटो रिपीट हो रही है। अभी अभी हमारे एक भाई के घर में सांप निकला, तो मेरे भाई के घर में मतलब पिताजी के कमरे में, तो सांप निकला दिल्ली में। तो पिताजी ने उसका फोटो खींच करके डाल दिया कि ये कमरे में मेरे सांप मिला है। मेरा बेटा सिंगापुर में रहता है, उसने गूगल से चेक करके बता दिया कि ये कौन सा सांप है। तो गूगल से सिर्फ फोटो डालने पर पता चल जाता है कि सांप कौन है। यहाँ आदमी और केचुआ की पहचान नहीं कर रहा है केचुआ। और ये टेक्नोलॉजी आजकल की है। आपने तो पूरी किताब लिख दी इस मामले में। बिल्कुल, और वो लोग अगर किताब पढ़ लेते तो शायद ये डेटा करने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल। तो ये सारा कुछ जानबूझ करके भाजपा जहां फायदा है, जिसका फायदा है, पुरानी टेक्नोलॉजी का, नई टेक्नोलॉजी का। और आरोप ये कि कांग्रेस तभी बोलती है जब वो हार जाती है, जीत जाती है तो नहीं बोलती। और ऐसा अफवाह पढ़ाया गया है, ऐसा फैलाया गया है, तो कांग्रेस ने कहा कि लो, तो ये एटम बम है और एटम बम की तरह ही काम करेगा, देखा जाए क्या होता है। सरकार क्या करती है, बाकी लोग क्या करते हैं। आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कर दी। आपको याद होगा कि 2017 में एक बात वायरल कर दी गई कि अखिलेश यादव ने अपने पिताजी को चांटा मार दिया है। हाँ। और वो वायरल हो गई। हाँ। क्या अखिलेश यादव पढ़े लिखे व्यक्ति अपने बाप को चांटा मार देंगे? तो इस पर अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने अपने पार्टी के प्रोग्राम में कहा कि मुझे पता थी ये झूठ है, मुझे पता थी कि आप गलत कर रहे हो, लेकिन उस एक वायरल से हमारा प्रोग्राम बन गया था। तो हम जो चाहेंगे, हम सच को झूठ और झूठ को सच में तब्दील करने की मादा रखते हैं। ये बात उन्होंने अपने
उद्बोधन में कही। ये भी कहा था उन्होंने कि ये करने लायक है पर करना मत, करना मत, किसी बात करने लायक है पर करना मत, ये भी कहा था। और तो ऐसी कर लो तो कर लेना, कर लो तो उसको कर लेना। नहीं, वो उसको अंग्रेजी में डॉग व्हिसल कहा जाता है। डॉग व्हिसल का मतलब यही होता है कि आपने संकेत दे दिया, जिसको समझना था वो समझ गया। तो डॉग व्हिसल यही होता है। अब अगर इस विधानसभा में भाजपा 36,000 वोटों से लोकसभा जीती है तो 4,000 वोट निकाल दो, ये अमान्य वाले 32,000 रह जाते हैं। और जो वोट राहुल गांधी कह रहे हैं कि एक ही पते पे ये 33,692 फार्म 6 का दुरुपयोग, तो 37,000 तो यही वोट हो गए। 33,692 फार्म 6 का दुरुपयोग करके बनाए गए। शकुनी रानी एक 70 वर्षीय महिला है, 2 महीने में 2 बार रजिस्टर हो गई। उनका फोटो दो शकुनी रानियों ने, दोनों शकुनी रानियों ने मतदान कर दिया। देखो ये कितनी चालाकी, बस थोड़ा अलग फोटो और अलग नाम, दोहरे मतदान का सबूत। इसी कारण चुनाव आयोग से सीसीटीवी फुटेज मुद्दा दिए कि ये सबूत न चले जाएं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बेंगलोर सेंट्रल लोकसभा सीट इस तरह से हराई गई, चुराई गई। ये कर्नाटक का मामला है। कुछ वोट कैसे चुनाव पलट सकते हैं, वोट चोरी का एक और उदाहरण देता हूं। हरियाणा में कांग्रेस 8 सीटों से हारी। इन 8 सीटों पर कुल वोटों का अंतर मात्र 22,779 है, कुल 2 करोड़ मतदाताओं में। भाजपा ने 33,000 से कम वोटों के अंतर से 25 लोकसभा सीटें जीती। 2024 में सत्ता में बने रहने के लिए प्रधानमंत्री को सिर्फ 25 सीटें चुराने की जरूरत थी। यही कारण है कि चुनाव आयोग हमें डिजिटल मतदाता सूची नहीं दे रहा है। बिल्कुल। वोट चोरी, लोकतंत्र तबाह। बिल्कुल। हम हमारे संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। बिल्कुल। अब मुद्दे पे आ जाते हैं सर, उसके बाद फिर ये अंतिम कमेंट, क्षमा करें ये कंटेंट उपलब्ध नहीं है। अब सर कुल मिला के हम ये बात आपसे जानना चाहते हैं, आपने पूरा एक ग्रंथ लिख दिया, अगर समय रहते नेता पढ़ देते तो क्या जरूरत पड़ती? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, अगर मैंने वही कहा ना कि किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर लोग अखबारों की खबरों को पढ़ रहे होते, उस पर यकीन कर रहे होते या उसकी जांच करवा रहे होते तो मुझे किताब लिखने की जरूरत नहीं थी। और किताब लिखने के बाद अगर लोगों ने पढ़ लिया होता तो राहुल गांधी को इतना बड़ा जांच करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन ये सब भी करने की जरूरत नहीं होती अगर चुनाव आयोग डिजिटली अपना वोटर लिस्ट खुद चेक कर लेता। अगर डिजिटली उसको चेक करने में क्या था, जब बन गया सब, अभी जो उसने मसौदा पत्र रखा है, तो मसौदा पत्र तो पहले रखा जाता था जब कंप्यूटर से नहीं बनता था। अभी तो आप कंप्यूटर में सब चेक कर लीजिए, आपके पास सबका फोन नंबर है। अगर सभी वोटर का फोन नंबर नहीं है तो हर घर का एक मोबाइल नंबर तो चुनाव आयोग के पास है ही है, उस सूची में है। तो आप सबको चेक कर सकते थे, सबको मैसेज भेज सकते थे और उससे उसकी पुष्टि कर सकते थे। तो जो मसौदा लगाया गया है और 1 महीने का समय दिया गया है, उस सब की कोई जरूरत नहीं थी टेक्निकली। और अब जो वोटर लिस्ट बनेगा वो पहले के मुकाबले बिल्कुल अलग बन सकता है, या उसका तरीका बिल्कुल अलग हो सकता है। और जाहिर है बहुत लोग नेट पे खुद ही जाकर के नाम डाल सकते हैं, जैसे हम लोगों ने आधार पे डाला था बहुत पहले। तो अब वो देश भर में वोटर लिस्ट के लिए हो सकता है, लेकिन उसमें यही है कि फर्जी नहीं बनाया जाएगा। तो चुनाव आयोग सरकार की सहायता के लिए या बीजेपी की सहायता के लिए पुरानी तकनीक का भी उपयोग कर रहा है नई तकनीक पर, और जहां जरूरत है वहां दे नहीं रहा है। तो वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए ताकि लोगों को भरोसा बना रहे कि भाई वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, और देंगे नहीं ताकि चोरी ना पकड़ी जाए। तो दोनों काम हो रहा है साथ साथ। और कहा यह जाता था ईवीएम के बारे में, यही कहा जाता था कि वो तो सरकारी अफसरों की निगरानी में है, देखरेख में, उसमें कैसे गड़बड़ी होगी। लेकिन अनिल मसीह जैसे अधिकारी हैं तो जो कुछ भी कर सकते हैं, उनके देखरेख में कुछ भी हो सकता है। और दूसरे वो लाख की सील पे कोई भरोसा नहीं है, ये तो तभी कहा गया था जब ये ईवीएम पर बीजेपी वाले विरोध कर रहे थे कि ईवीएम का इस्तेमाल गलत है, उससे लोकतंत्र मारा जाएगा। तभी कहा जा चुका था कि लाख की सील का क्या भरोसा है। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन इतने दिन तक बीजेपी उसी पे जीतती रही, उसी पे काम चलाती रही। और एक बार कहा जाता है कि खून का स्वाद लग जाए तो फिर छोड़ा नहीं जाता है, वही इनके साथ हुआ। अगर ये छोड़ देते, दोबारा नहीं करते,
तो ये हाल नहीं होती, इतनी बेइज्जती नहीं होती और ऐसे पोल नहीं खुलती। तो वो उनका अपना मामला है कि उन्हें कब छोड़ना था, छोड़ना चाहिए था कि नहीं, या नहीं छोड़े तो क्यों छोड़े। लेकिन अगर 2014 के बाद 2019 का चुनाव ये लोग नहीं जीतते तो ये सब किसी को पता नहीं चलता कि ऐसे हुआ था। लेकिन 2019 में ही जो अशोका यूनिवर्सिटी वाला जो रिसर्च था उसी से पता चल गया था, और जैसे जो रिएक्शन था कि जिनने रिसर्च किया था उनको नौकरी ही छोड़नी पड़ी, यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। तो सब मेरी किताब में है, और हर एक स्टेप पे, किसी भी स्टेप पे जांच हुई होती, किसी भी स्टेप को गंभीरता से लिया जाता तो क्लियर हो जाता कि गड़बड़ चल रहा है। और चुनाव आयोग अगर वाकई स्वायत्त है तो चुनाव आयोग को ये सब कर देना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट अगर वाकई स्वायत्त है तो राहुल गांधी की आज कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आज सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि उस मामले को निकाल के सुने जिसमें चुनाव आयोग की नियुक्ति का मामला है, और कहे कि नहीं ये चुनाव आयोग इन्हीं के नेतृत्व में ये सब गड़बड़ हो रही है, या बीजेपी ने इनको बनाया है तो इसीलिए बनाया है कि जो पहले होता रहा है वो चलेगा, सो चुनाव आयोग ये नहीं बनेंगे, दूसरे बनेंगे, या जो तरीका है कि 3 निष्पक्ष लोग चुनाव करेंगे वगैरह वगैरह उससे कर दे। लेकिन फिलहाल जो है उनको हटा दे, इतने वर्ष से हो जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि चुनाव सुप्रीम कोर्ट ऐसा करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 11 वर्षों में 100 वोटर कितने केस हाथ में लिए गिनती के। तो सुप्रीम कोर्ट भी स्वायत्त होने की बात की जाती है और सरकार कह रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज जो कह रहे हैं उससे पता चल रहा है कि वो कितने स्वायत्त है, या स्वायत्त होते हुए भी वो बीजेपी की सेवा में लगे हुए हैं। तो इसलिए कुछ अब तो छिपा हुआ नहीं है, अब सब कुछ सार्वजनिक है, और बहुत कुछ मेरी किताब में था जो बाद का है वो रह रहा है। तो अगर किसी को पढ़ना है, किसी को जानना है, किसी को देखना है, तो सब किताब मैंने लिखी भी इसीलिए थी कि अगर कुछ नहीं होता है, यही चलता रहता है, तो मेरी किताब एक तरह से रिकॉर्ड है सारी बातों को एक जगह समेटने के लिए। यही कोशिश थी मेरी। लेकिन अब जो है और भी बढ़ गया है, तो अब और भी मामले हैं, तो इसका एक रिवाइज्ड एडिशन आना चाहिए। लेकिन वो तो तभी होगा जब पहले ये किताब लिखे या लगे कि हाँ अगले की जरूरत है पाठकों को, तो वो बाद की बात है। चलिए सर, बड़ी तथ्यों के साथ ये प्रोग्राम रखा है, और दर्शकों से ये अपील और गुजारिश है, इस प्रोग्राम को शेयर करें, देखें और आगे बढ़ाएं। इतनी मेहनत से जब कोई प्रोग्राम किया जाता है और तथ्य एक एक बताया जा रहा है तो उसे शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत आभार, आपने हमें कीमती वक्त दिया। धन्यवाद, नमस्कार।